Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. It's Ikra Khan welcoming you on behalf of Maths Box. I'm here to proceed the lectures of PPSC Lecturer Maths 2015. Today I'm going to discuss question number 6 to question number 8 in this video. Dear audience, हमारी डिस्कशन चल रही थी PPSC Lecturer Maths 2015 के पेपर पर, जिसमें हम लोग आपको 5 क्वेश्चंस जो हैं सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड कर चुके हैं। आज हमारा टारगेट होगा क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको प्रोवाइड करें, लेकिन वो थोड़ी उसकी डेरिवेशन लंबी है, तो हम इसको 2 हाफ्स में करेंगे। पहले हाफ में हम आपको 3 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, फिर नेक्स्ट हाफ में हम आपको 2 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप लोग अवेयर रहें। और जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है उनका बहुत शुक्रिया। वो हमारे साथ ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें ताकि बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें और उनका जो सिलेबस है वो भी बेहतर तरीके से प्रोसीड हो सके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, PPSC लेक्चर मैथ 2015। डियर ऑडियंस, जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास वो क्या है? वो कहता है इफ S इज क्लोज सरफेस एंड V इज वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द सरफेस देन डबल इंटीग्रल R डॉट एन डी एस इज इक्वल्स टू व्हाट? ऑप्शन नंबर ए V, ऑप्शन नंबर बी 2V, ऑप्शन नंबर C 3V, ऑप्शन नंबर डी 4V। बेसिकली ये जो आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, ये आपको हिंट क्या दे रही है कि आपके पास एक सरफेस है और वॉल्यूम इंटीग्रल आपको बता दिया उसने। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि आप ऐसे थ्योरम को क्लिक करें जो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर देखें, सरफेस उसने लिखी हुई है S और यहाँ पर उसने वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो यहाँ इंटीग्रल का साइन भी है। तो यहाँ से हमें बहुत क्लियर ये चीज़ हम पे वाज़ेह हो रही है, और यहाँ पर डॉट भी है। तो अगर तो आप लोगों ने ये थ्योरम तैयार किए हुए, ये 3 ही थ्योरम है, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये जो निशानियाँ यहाँ पर उसने हमें क्वेश्चन में दी हैं, यहाँ से साफ जाहिर हो रहा है कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो कौन सा थ्योरम आप लगाते हैं? आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाते हैं। वो आपके पास स्टेटमेंट उसकी क्या होती है वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। उसकी हेल्प से आपने बताना है कि डबल इंटीग्रल किसके इक्वल होगा, इन तीनों चारों में से कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। तो आपके पास जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट क्या है? मैथमेटिकल सिर्फ मैं लिख रही हूँ, मैथमेटिकल पोर्शन के वो आपके पास क्या होता है, बेसिकली ये डबल इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल जिसको आप कहते हैं, सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट कर देता है किस में? आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्जन होती है। वो आपके पास होता है A डॉट एन डी एस, दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल, जिसको आप वॉल्यूम इंटीग्रल भी कहते हैं, जो कि हमें यहाँ से भी नजर आ रहा है और यहाँ उसने नॉमिनेट भी किया हुआ है। ठीक है, और ये थ्योरम आपके पास A डॉट एन डी एस को कन्वर्ट करता है ट्रिपल इंटीग्रल डेल डॉट A में। डॉट आपको पता है ये चीज़ डाइवर्जेंस की इक्वल होती है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं लिया वो इस चैनल की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, ताकि उनको 2017 का भी सोल्यूशन मिल जाए। और पर्टिकुलरली जिसने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 को जज करना हो या वो देखने हो, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो उसको गो थ्रू कर लें। ठीक है, तो डेल डॉट ए मैं पिछले लेक्चर में डिफाइन कर चुकी हूँ कि ये डाइवर्जेंस होता है आपके पास, और ट्रिपल इंटीग्रल की वजह से यहाँ ds नहीं लगेगा, यहाँ पर dv लगेगा। तो यहाँ अब हमने क्या करना है, हमने इस डबल इंटीग्रल को कन्वर्ट करना है ट्रिपल इंटीग्रल में, उसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान होगा, तो हम यहाँ से आंसर क्लिक कर सकेंगे। ठीक है, तो सिंपल सिचुएशन है। यहाँ पर अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो बहुत हमें साफ नजर आ रहा है कि n एज इट इज है, ds एज इट इज है, डबल इंटीग्रल एज इट इज है। क्या वेरिएशन दे रहा है? यहाँ पर a लिखा हुआ है, यहाँ पर r लिखा हुआ है। तो आप क्या कर दें, पुट a इज इक्वल्स टू r। आप a वेक्टर को r वेक्टर से चेंज कर दें, तो आपके पास यही चीज किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू r डॉट n ds। बाकी कुछ भी नहीं छेड़ना है आपने, बस a को आपने रिप्लेस कर देना है, किससे? r से रिप्लेस कर देना है, और ये चीज आपके पास। अब देखें डेल डॉट आर, ये एक प्रॉपर्टी है, वेक्टर एनालिसिस की है। डेल डॉट आर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 3।
ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि डेल डॉट आर आपके पास हमेशा किसके इक्वल होता है, डॉट क्रॉस का भी चलिए मैं बता देती हूँ अभी। डेल डॉट आर आपके पास इक्वल टू 3 होता है और डेल क्रॉस आर आपके पास हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 वेक्टर के इक्वल होता है। तो डेल डॉट आर किस तरीके से आता है वो भी सारों को पता होगा कि इसकी वैल्यू पार्शियल पे पार्शियल एक्स आए, इस तरीके से प्लस पार्शियल पे पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल पे पार्शियल जेड के होती है और साथ में आर आपके पास होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो आप जब उनका डॉट लेंगे तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स एक्स पर ऑपरेट होगा, तो एक्स का एक्स की रिस्पेक्ट से 1, सिमिलरली वाई का वाई की रिस्पेक्ट से 1, देन जेड का जेड की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो वो तीनों को ऐड करेंगे तो 3 बन जाएगा। ये छोटी सी प्रॉपर्टी है, ये आप लोगों ने खुद ड्राइव कर लेनी है। मीन्स ये चीज़ यहाँ से रिप्लेस हो चुकी है किससे, 3 से। और 3 तो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ सकता है। तो यहाँ पर आपके पास जो चीज़ बच जाएगी वो क्या है, ट्रिपल इंटीग्रल डी और ये बेसिकली यहाँ पर v है, तो ट्रिपल इंटीग्रल बेसिकली किसके इक्वल होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू वॉल्यूम। तो यहाँ से हमारा ये प्रूव हो चुका है कि आपके पास ये चीज़ किसके इक्वल आ गई है, 3v के इक्वल आ गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास, सॉरी सी यहाँ पर करेक्ट है, जो कि मैंने आपके सामने डिराइव कर दी। जब आप सारी डेरिवेशन कर देते हैं तो फिर आपको दूसरों की निगेशन देने की ज़रूरत नहीं होती। वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हर ऑप्शन को हम एक्सप्लेन करते हैं। अब आप में से कोई पूछ ले कि 2v क्यों नहीं आया जी, मैथमेटिकल प्रोसेस, उसका आंसर 3v आ रहा है, मैं 2v उसको किस तरह बनाऊँ। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो हैं जिनको आप प्रॉपरली ड्राइव कर लेते हैं उनका डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाता होता है, और जिनके लॉजिक चलते हैं तो हम लोग एक्सप्लेन कर ही देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करने से पहले थम्स अप को क्लिक कर दें और कमेंट सेक्शन में भी आ जाएं, और अपनी ईमेल पोस्ट करना नहीं भूलनी आपने। हमने ये रूल बनाया है कि हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उन लोगों को ऐड करेंगे। सो फार हमारे 2 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, 256 मेंबर्स इन ईच ग्रुप, वो फिल हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में लें जिसमें सेशन होता है 9:30 टू 11 o'clock रोज़ाना, इंटर हम डिस्कस कर चुके हैं, बैचलर्स हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू की हुई है, वहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। तो जो लोग चाहते हैं कि हमें उस ग्रुप का हिस्सा बनना है या बनाया जाए, वो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल डाल दें। और इस चैनल का हमने रूल बनाया है कि हर नेक्स्ट वीडियो पर प्रीवियस वीडियो की मेल्स चेक की जाएंगी और जिनके कमेंट्स वहाँ पर होंगे उनको ग्रुप का हिस्सा रखा जाएगा, बाकियों को रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपने हर वीडियो के नीचे अपनी ईमेल को पोस्ट करना नहीं भूलना, अदरवाइज आपको मैथ्स ग्रुप की जो टीम है वो मिसअंडरस्टैंडिंग होते हुए या जिस तरीके से भी, उन्होंने तो अपना एनालिसिस करना है ना, हर प्रीवियस वीडियो का एनालिसिस करके अगली वीडियो पोस्ट करनी है, तो वो आपको ग्रुप से रिमूव कर देंगे। तो आपने याद रखना है कि हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके अपनी ईमेल आपने पोस्ट करना नहीं भूलना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है, वो कहता है कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज, ऑप्शन नंबर ए माइनस ओमेगा क्रॉस आर, ऑप्शन नंबर बी ओमेगा क्रॉस आर, ऑप्शन नंबर सी ओमेगा डॉट ओमेगा क्रॉस आर, एंड ऑप्शन नंबर डी आर क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर। पहले तो ये मैं बताती चलूँ कि मैकेनिक्स की बुक है खालिद लतीफ़ मीर साहब की, वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है और वहाँ पर ये डेरिवेशन छोटी सी करके रोटेटिंग एक्सिस थ्योरम को प्रूव करने के लिए वहाँ डेरिवेशन की गई है, उसका रिजल्ट आपसे ये मांग लिया है। उधर ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो आप लोग वेरीफाई अगर करना चाहें तो आप खालिद लतीफ़ मीर की बुक को स्टडी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन तो कर ही देती हूँ हर चीज़। तो यहाँ पर 2 टर्म्स होती हैं जो आपने ध्यान रखना है, एक होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक होती है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आप इस तरह समझे बहनें ही होती हैं तकरीबन, लेकिन इनकी ये मतलब सर्कुलर मोशन के रिजल्ट से दे अकर एज अ रिजल्ट ऑफ सर्कुलर मोशन होगा तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के वर्ड एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज एग्जिस्टेंस इनकी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो सेंट्रीपिटल है या सेंट्रीफ्यूगल है, ये फोर्स हो या एक्सेलरेशन हो, ये जब कभी भी सर्कुलर मोशन होगा तब इनकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो आपकी होती है वो हमेशा आपकी टूवर्ड्स सेंटर होती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने अर्थ ले ली है, मैं इसको रफली यहाँ पर सिर्फ आपको एक्सप्रेशन तो आपने वहाँ ड्राइव किया, सिर्फ मैं आपको इसका लबे लुबाव बता रही हूँ कि है क्या चीज़।
ये अगर फॉर एग्जांपल मैंने अर्थ ड्रॉ कर ली है, ठीक है, और ये इसका क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर वो होता है जो दोनों चीज़ों को दो हाफ्स को मतलब सफ़ीर को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे। अब वो क्या कहता है कि इसको सर्कुलर मोशन देना है, जो भी इसकी वेलोसिटी है, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि मैं ऐसे ही टेंजेंशियल वेलोसिटी और इसको मैंने ओमेगा से जाहिर कर दिया। अब मैंने यहाँ पर आपको दो चीज़ें बतानी है सिर्फ। एक तो ये है कि जो भी सर्कुलर मोशन होगा तो वहाँ सेंटीपीटल एक्सेलरेशन की एग्जिस्टेंस होगी, ठीक है। जहाँ के भी फोर्स की एग्जिस्टेंस होती है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, दैट इज अमलगमेशन ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, यू कैन से F इज इक्वल्स टू ma, ठीक है। जहाँ फोर्स है वहाँ एक्सेलरेशन की एग्जिस्टेंस है। तो सेंटीपीटल फोर्स मैं यहीं पे इसी पे बताने लगी हूँ कि सेंटीपीटल एक्सेलरेशन जो होती है वो हमेशा आपकी सेंटर की तरफ होती है, दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर। वेयर एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो होती है इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट टू सेंट्रीपीटल होती है। अगर ये टूवर्ड सेंटर है सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन, तो अवे वो कौन सी, कि मैंने रफली आपको आइडिया दिया सिर्फ, ठीक है। क्योंकि अर्थ जो थी 3 डायमेंशन में मैं ड्रॉ तो यहाँ करने से 2 डायमेंशन में रहते हुए मैंने आपको सिर्फ आइडिया दे दिया, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये जो माइनस साइन और ये यहाँ पर प्लस साइन है ये किस तरीके से है। जो एरो टूवर्ड्स सेंटर जा रहा है, मतलब अगर सेंटर को मैं ओ कह दूं तो वो बेसिकली नॉमिनेट करेगा सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन को। दोनों की एक्सप्रेशन सेम है, सिर्फ माइनस प्लस का डिफरेंस है। तो जो टूवर्ड्स सेंटर जाएगा वो पॉजिटिव के साथ रहेगा, और जो अवे फ्रॉम सेंटर जाएगा वो बेसिकली किसके इक्वल होगा, दैट विल बी नेगेटिव ऑफ सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आपके पास सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन होती है दैट इज नेगेटिव ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। जो आपकी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होती है वो नेगेटिव होती है बेसिकली सेंटीमीटर, मतलब इनकी डायरेक्शन चेंज होती है। और इसका फार्मूला आपके पास ये है जो कि जैसे कि मैं आपको रेफरेंस दे चुकी हूँ, किसकी इक्वल होता है, सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन होती है आपके पास ओमेगा क्रॉस आर। इस चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं रोटेटिंग एक्सिस थ्योरम में, नेगेटिव ओमेगा क्रॉस आर, ठीक होगी बात। 2 दफ़ा आपके पास ओमेगा आती हैं, 2 एक्सेलरेशंस दो एंगुलर वेलोसिटीज शामिल होती हैं हमेशा इसमें। इस हिसाब से ये वाली तो ऑप्शन गलत है, इस हिसाब से ये वाली भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि क्रॉस लेने हैं हमने, यहाँ पर डॉट की एग्जिस्टेंस होगी। तो फिर इन दोनों में से जब तक आपको ये वाला रिलेशन नहीं पता होगा आपको नहीं पता चलेगा कौन सा। तो यहाँ सेंट्रीफ्यूगल है, सो पहली वाली ऑप्शन क्लियर है। यहाँ पर इसका फार्मूला आप लोगों ने याद भी कर लेना, बाज़ औक़ात न्यूमेरिकल भी आ जाता होता है कि वो आपको क्या कह दे कि ओमेगा और आर दे देता होता है और कहता है कि आप सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन पता कर दें हमें। तो वो आपको पता होनी चाहिए कि नेगेटिव ओमेगा क्रॉस आर होता है। उसके लिए बेसिकली ओमेगा क्रॉस आर निकालेंगे, फिर दोबारा एक दफ़ा क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इस डेरिवेशन आपको नहीं करने की ज़रूरत, बस ये बहुत फेमस रिजल्ट है, ये आपको वैसे ही याद हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज ऑप्शन नंबर ए माइनस ओमेगा क्रॉस आर। अब पेपर में अगर सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन आ जाता देन यू हैव टू क्लिक ऑप्शन नंबर बी। तो सो फार यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, ये आपका एनालिटिकल डायनामिक्स उठाया गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कामी लोगों को जो है ना इस पर कमांड होती है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ जाए। तो यहाँ पर जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज है उसको पहले देख लेते हैं। वो क्या क्वेश्चन में क्या कहता है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ 2 पार्टिकल्स कनेक्टेड बाय द रिजिड बॉडी मूविंग फ्रीली इन अ प्लेन। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 एंड ऑप्शन नंबर डी 5। अब पहले ये इस मैंने बोल दिया, कुछ किसी को समझ ही नहीं आया होगा कि ये क्या इंग्लिश मार दी इसने, ठीक है। तो इसको पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आम अल्फाज में डिफाइन करूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिजिड बॉडी क्या होती है, व्हाट इज बेसिकली रिजिड बॉडी इज। रिजिड बॉडी आपके पास एक ऐसी बॉडी होती है जिसके 2 पार्टिकल्स को इस तरीके से नॉमिनेट किया जाए कि उन पर अगर आप फोर्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उनके दरमियान में डिस्टेंस चेंज ना हो।
तो क्या है आपके पास, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि रिजिड बॉडी आपके पास एक ऐसी बॉडी होती है कि जिसके पार्टिकल्स को आप इस तरीके से मुख्तस करें। फॉर एग्जांपल अगर आपने दो पार्टिकल्स को नॉमिनेट किया, आप जितनी मर्जी फोर्स लगा लें उनके दरमियान में डिस्टेंस चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल ये अगर मार्कर है ना, ये चले मैं ये वाला मार्कर ले लेती हूँ, ये रेड वाला, इसके मैंने अगर दो पार्टिकल्स लिए हैं, एक मैंने पार्टिकल यहाँ रख दिया और एक मैंने पॉइंट ये ले लिया, मैंने दो पार्टिकल्स ले लिया, मैं जितनी मर्जी इन पे फोर्स लगाती रहूँ इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कभी चेंज होएगा नहीं। तो ये जो बॉडी है, ये जो मार्कर मैंने रेड कलर का नॉमिनेट किया है, ये इस वजह से रिजिड बॉडी की कैटेगरी में जाएगा कि ऐसी बॉडी जिसके हम पॉइंट्स को क्या करें, या पार्टिकल्स को, बेसिकली पॉइंट्स ये पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करें, पार्टिकल्स के दरमियान में फोर्स लगाने से डिस्टेंस चेंज ना हो, आपके पास रिजिड बॉडी होती है। जैसा कि हम लोग स्टूडेंट्स को भी कहते हैं ना, बहुत रिजिड एंड हीट है, इन पर इनको असर ही नहीं होता। इसी तरीके से बॉडीज भी होती है ना रिजिड, वे जितनी मर्जी फोर्स लगाते जाएं उनको असर ही को नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं फॉर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल डज नॉट चेंज। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आती है नेक्स्ट टर्म यहाँ पर कि आपको पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। नंबर तो हम बाद में बताएंगे, पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता होनी चाहिए कि क्या है। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब पोजीशन, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आप बेसिकली क्या कहते हैं, उसको आप कह देते हैं कि वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो अगर ये आपको, चलिए पहले प्लेन को बता लूं, प्लेन बेसिकली 2D होता है, इसमें थर्ड डायमेंशन नहीं होती। अगर मैंने यहाँ पर 2D ले ली, मतलब मैंने प्लेन लिया, एक एक्स एक्सिस और दूसरी क्या है वाई एक्सिस, यहाँ पर मैं ब्लू कलर में एक पॉइंट लिखने लगी हूँ। इस पॉइंट के अगर मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस लेना पड़ेगा और इसी तरीके से मुझे वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस लेना पड़ेगा। मतलब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स और वाई। ये जो एक्स और वाई है ना, बेसिकली ये आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है। ये क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। ये हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कर देते हैं एनालिटिकल डायनामिक्स में, इसलिए हम वहाँ नाम चेंज करते हैं। वैसे यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, यहाँ पर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कह देते हैं। आम अल्फाज में मैंने आपको लिख दिया इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट टू डिस्क्राइब अ पोजीशन। ठीक है, अब आप अगर एनालिटिकल लैंग्वेज में इसकी बात करेंगे, मैंने यहाँ पर पोजीशन का वर्ड यूज किया, एनालिटिकल डायनामिक्स में आप पोजीशन का वर्ड नहीं, आपको पता चलेगा वहाँ कन्फिग्रेशन लिखा होगा, बार बार लफ्ज लिखा होगा कन्फिग्रेशन, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि वहाँ जी कन्फिग्रेशन है, यहाँ मैडम ने पोजीशन लिख दी है। तो आम अल्फाज में सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बताया है, सिर्फ ये है कि एक पॉइंट है, उसके जितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे, उनको आप क्या कहेंगे, वो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। और जितने नंबर जितने होंगे, मतलब ये 2 हैं तो ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी चीज़ को, ये 2D था, मैंने इसी चीज़ को 3D में कन्वर्ट कर दिया। किसमें, 3D में। चलो मैं एक चीज़ इरेज कर, अच्छा उसके बाद एक और बात सुन ले, फिर उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ फिगर बना के। कॉन्स्टेंट्स जो होती है ना, ये आपके पास रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। क्या होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, रेस्ट्रेंट्स भी इसको क्या कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्नोकर खेल रहे हैं तो उसकी जो टेबल की बाउंड्रीज हैं वो आपकी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि उससे बाहर बॉल्स नहीं जा सकती। इस तरीके से आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो जो सर्कल के बाय वो बाउंड्री से लगी होती है, वो आपकी रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसी तरह बॉडी मूव करिए तो हम बताते हैं कि विद फ्रिक्शन और विदाउट फ्रिक्शन है, ये हम कांस्टेंट। रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन जो सिस्टम पे लगाते हैं उसको आप कांस्टेंट्स कहते हैं। ठीक होगी बात। अब मैं इसको बताने लगी हूँ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली हम किस तरीके से यहाँ पर निकालेंगे। अब जो है ना, आपने सिर्फ मेरे वर्ड्स पर भी फोकस करना है और मेरे हाथों पे भी फोकस करना है कि मैं क्या चीज़ बताना चाह रही हूँ। मैंने पहले प्लेन में आपको बता दिया, मैं 3D में बात करना चाह रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ से ऑप्शन किस तरीके से क्लिक करनी है। जो जिन लोगों ने स्टैट पढ़ी हुई है वो तो डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो हर कहीं वैलिड नहीं होता है। ये देखें, अभी हम अपने क्वेश्चन की तरफ नहीं आए हैं। ये आपके पास x, ये आपके पास y और ये आपके पास z, मतलब मैंने 3D बना दिया। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को मैं P को कहते हैं कन्फिग्रेशन, पोजीशन या कन्फिग्रेशन। इसको शो करने के लिए मुझे 3 चीज़ें चाहिए, y और z। क्यों, क्योंकि पार्टिकल अगर मूव कर रहा है एक्स एक्सिस को तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो एक्स एक्सिस तरफ जा सकता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है एक्स, ठीक है, वाई और जेड पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसी तरीके से पार्टिकल अगर वाई एक्सिस की तरफ जाना चाह रहा है तो वाई एक्सिस की तरफ चला जाए, कोई मसला नहीं है हमें। इस तरीके से
पार्टिकल अगर जेड लाइन की तरफ मूव करना चाह रहा है कि जेड एक्सिस के अलोंग मूव करना चाह रहा है तो मूव कर जाए, हमें कोई इशू नहीं है। ये जो मैंने एक्सिस के अलोंग मोशन बताई है आपको 3, ये बेसिकली ट्रांसलेशन होती है। लाइन में आप आम अल्फाज में आपको बता रही हूँ, बहुत प्रिसाइज वे में, मैं ज़्यादा डेप्थ में मैथमेटिकली या इसको ये जो फिजिक्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं वो नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ। लाइन मूव के इसको बेसिकली आपने ट्रांसलेशन कहना होता है, ट्रांसलेशन। ठीक होगी बात। अब देखें यहाँ पर ट्रांसलेटरी मोशंस कितने हैं, 3 पार्टिकल के मोशंस है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मतलब यहाँ पर 3 आप ट्रांसलेटरी मोशन डिस्कस करेंगे, 3 ट्रांसलेशंस हुई हैं। ठीक है, अब ज़रूरी तो नहीं है कि ये बॉडी, ये तो ट्रांसलेशंस तो हमें डायरेक्टली यहीं से भी पता चल जाती हैं कि जी एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है और जेड एक्सिस से कितना डिस्टेंस है किसी चीज़ का। ठीक है, अब 3 ट्रांसलेशंस हो गई। अब 3 जो है आपकी रोटेशंस आएंगी। कैसे? अगर मैंने ये वाली एक्सिस लेनी है, इस एक्सिस के मैंने अगर अबाउट रोटेट करवाना है किसी चीज़ को, तो वो बेसिकली रोटेशन किस में होगी, वो रोटेशन होगी आपके पास वाई जेड प्लेन में। कौन से प्लेन में? वाई जेड प्लेन में। इसी तरीके से अगर मैं किसी बॉडी को कह दूं, इस बॉडी को मैं कह दूं कि ऐसे तुम इस तरह से रोटेट करो, तो वो बेसिकली रोटेशन किस में होगी, मतलब ये देखिए मैं रोटेट कर रही हूँ इसको मैं रोटेट करनी है, वो रोटेशन बेसिकली कहाँ नोट हो रही है, वो एक्स जेड प्लेन में नोट हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बॉडी को कहती हूँ कि अबाउट तुम मूव करो जी, अबाउट तुम जेड एक्सिस रोटेट करो, वो अबाउट जेड एक्सिस रोटेट करिए, बेसिकली वो रोटेशन शो कहाँ हो रही है, वो एक्स वाई प्लेन में शो हो रही है। तो यहाँ पर रोटेशन कितनी हो गई आपके पास? 3 रोटेशंस हो गई हैं, 3 ट्रांसलेशंस हो गई हैं और 3 ही रोटेशंस हो गई हैं। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास कितना आ गया? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, ये आपके पास नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, डी ओ एफ लिख देते हैं। ठीक है, अक्सर बुक्स में आपको डी ऑफ एफ भी लिखा है, 6 आपके पास। लेकिन यहाँ पर सवाल क्या है? सवाल आपको कहता है कि आपने इस तरीके से 2 पार्टिकल्स लेने हैं कि वो कनेक्ट हो रहे हों रिजिड बॉडी के थ्रू या के लिंक से, मूविंग फ्रीली इन प्लेन, प्लेन में वो क्या कर रहा हो, फ्रीली मूव कर रहा हो। अब प्लेन तो 2 डायमेंशनल होता है, यहाँ तो फिगर 3 डायमेंशनल बनी पड़ी है। इसका मतलब है कोई एक एक्सिस जो है वो हमें रिमूव करनी पड़ेगी। जब मैं यहाँ से, चलो जेड एक्सिस को मैंने रिमूव कर दिया, जब मैंने यहाँ से जेड एक्सिस को रिमूव कर दिया तो यहाँ से जेड कोऑर्डिनेट भी क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक होगी बात। अब मैं पार्टिकल्स बनाने लगी हूँ, जो उसने मुझे कहा है ना कि 2 पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल्स कनेक्टेड बाय द रिजिड बॉडी। एक पार्टिकल मैंने ये लिया हुआ है, ठीक है, मैं इसको P2 Y2 इस तरह का नाम दे देती हूँ, और एक मैं चले यहाँ पर इसी को बना देती हूँ। ठीक है, गौर करनी है बस ये बात, आपने मुश्किल नहीं है, समझ आ जाएगी तो इंशाल्लाह कोई और भी क्वेश्चन आता तो आप कर लेंगे। ये आपके पास पॉइंट है बेसिकली P1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं X1 Y1। ठीक होगी बात। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है। बेसिकली ये पॉइंट जैसा मैंने मार्कर के ऊपर लिए थे ना, ये किसी रिजिड बॉडी के ऊपर ही है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर ये रिजिड बॉडी के 2 पॉइंट्स हैं, इसको मैंने पॉइंट P1 का हुआ, इसको मैंने पॉइंट P2 का हुआ, ये वही चीज़ है। ठीक है, अब ज़रा आपने यहाँ पर एक बात को गौर करना है कि जो पॉइंट P1 है या जो लाइन है, अगर मैं इसको ऐसे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ या यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, बेसिकली यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट्स डिस्कस होंगे, एक एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा और एक वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा। मींस इसकी ट्रांसलेशन, इस लाइन की ट्रांसलेशन तो अबाउट 2 एक्सिस हो सकती है, क्या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो टोटल प्लेन में आ चुके हैं, तो 2 आपके पास ट्रांसलेशंस हो चुकी हैं। तीसरी आपको ट्रांसलेशन पता चल गई है क्योंकि जेड एक्सिस है ही नहीं, यहाँ पर जेड एक्सिस है ही नहीं, तो तीसरी ट्रांसलेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। अब बात आ गई रोटेशन की। रोटेशन देखें, अगर मैं बॉडी को कहूँ कि एक्स एक्सिस के अबाउट मूव करो, किसके अबाउट मूव करो, एक्स एक्सिस, बॉडी तो मूव कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसकी रोटेशन क्या होनी है, उसकी रोटेशन होनी है कौन से प्लेन में, इस एक्स एक्सिस के अबाउट मूव रोटेट कर रही है, तो उसकी रोटेशन आपके पास वाई जेड प्लेन में होनी है।
जेड तो वहां पर है ही नहीं, इसका मतलब है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, कन्फाइन कर दिया गया है, ठीक है, लिमिटेशन लगा दी गई है कि एक्स एक्सिस के गिर्द अब रोटेशन नहीं हो सकती है। सिमिलरली वाई एक्सिस ने, वाई एक्सिस के गिर्द अगर मैं रोटेट इसको ऐसे करवाना चाहूँ, इसके गिर्द भी नहीं रोटेशन कर सकती। मैंने थोड़ी देर पहले आपको 3D में एक्सप्लेन किया है कि जब आप रोटेशन वाई एक्सिस के अबाउट लेते हैं तो बेसिकली वो मोशन कौन से प्लेन में होता है, वो मोशन एक्स और जेड प्लेन में होता है। जेड यहाँ पर है नहीं, इसका मतलब है ये वाला भी मोशन पॉसिबल नहीं है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्लेन की वजह से। सिर्फ एक ही रोटेशन पॉसिबल है, वो कौन सी, कि मैं यहां से रोटेशन करवाऊं। मैं यहां से रोटेशन करवा सकती हूँ क्योंकि ये सारी रोटेशन कहाँ पर होगी, ये रोटेशन होगी आपकी एक्स और वाई प्लेन में, जो कि मैंने यहाँ पर लिया हुआ है प्लेन एक्स वाई। तो इसका मतलब है कि रोटेशन मेरी एक होगी, जिसको आप ग्राफिकली अगर पिक्चर में देखें तो इस तरीके से होता है कि ये लाइन सिर्फ एक ही थीटा बना सकती है, एक ही रोटेशन शो कर सकती है, और वो रोटेशन होगी बेसिकली एक्स वाई प्लेन में, लेकिन वो होगी कौन सी डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो एक आपके पास रोटेशन आ गई। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आपके पास कितने आ गए, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 3 आ गए, कि 2 ट्रांसलेटरी मोशन है जो इंडिपेंडेंट है, उनको हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, और एक रोटेशन है जिसको हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, वो अपनी मर्जी से होती रहती है। तो 3 जो है आपके पास नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आ गए हैं। बेसिकली ये है, जो स्टैट के लोग हैं वो इसको किस तरह से करते हैं, वो कहते हैं कि ये 2 पॉइंट्स हैं, इसे टोटल कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 4 हैं, तो हम फार्मूला लगा रहे हैं। ये हर जगह इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए बता रही हूँ, ठीक है। वो क्या करते हैं, डी एफ किसके इक्वल होता है, n-1। टोटल 4 था आपके पास, 4-1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास कितने आ गए, 3 आ गए। इसको एक और तरीके से जो कंपटीशनल के लोग होते हैं वो किस तरीके से करते हैं, वो इन दोनों का डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूले से। वो कहते हैं कि दरमियान में रिजिड बॉडी कह दी है तो डिस्टेंस तो इनका फिक्स रहेगा, इसका मतलब है ये P1 से P2 तक जो डिस्टेंस है वो तो D रहेगा, ठीक हो गई बात, वो तो फिक्स रहेगा। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ यहाँ पर, वो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली हो जाएगा आपके पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। स्केयरिंग ले लें दोनों तरफ, स्केयरिंग लेने के बाद आप यहाँ पर डी स्केयर कर लेंगे, इस चीज़ को इधर शिफ्ट कर देंगे, इस चीज़ को शिफ्ट करने के बाद ये बन जाएगा d माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 होल स्केयर। होल स्केयर के बाद मैं स्केयर रूट ले लूँगी दोनों तरफ, स्केयर रूट लेने की वजह से इसका ये वाला भी स्केयर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद मैं इस 1 को उठा के दूसरी तरफ ले आऊँगी, तो यहाँ पर प्लस y1 हो जाएगा, मीन्स y2 की वैल्यू आपके पास क्या बन गई, स्केयर रूट d माइनस x1 x2 माइनस x1 का स्क्वायर और ये प्लस y1। अब जरा गौर करें, जब आप फंक्शंस की बात करते हैं, आप कहते हैं जो आपकी राइट साइड पर होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, जो लेफ्ट साइड पर होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बताया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ से इंडिपेंडेंट वेरिएबल डी तो फिक्स है, डी को तो चेंज कर ही नहीं सकते, दैट इज कांस्टेंट। तो राइट साइड पे कितने कोऑर्डिनेट्स हैं जो चेंज हो सकते हैं, y1 चेंज हो सकता है, x1 चेंज हो सकता है, x2 चेंज हो सकता है। तो टोटल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ पर कितने हो गए, 3 हो गए। तो इस क्वेश्चन के आपके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, जो कि मैंने 3 अलग तरीकों से आपको एक्सप्लेन कर दिए, जो पेपर में आपको क्लिक कर जाए उसके मुताबिक आप लगा दीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 8, दैट वाज नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ 2 पार्टिकल्स कनेक्टेड बाय द रिजिड बॉडी मूविंग फ्रीली इन प्लेन आर या इज 3। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, 3 है। सो ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट है। डियर ऑडियंस, ये थे आपके पास बीपीएससी लेक्चर मैथ 2015 के क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।